छात्रों, आज हम लेसन प्लान के विषय में बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, जो कि बीएड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और सभी के लिए लेसन प्लान बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जेसीईआरटी ने न्यू फॉर्मेट जारी किया था, तो उसी फॉर्मेट पे मैं बताने जा रही हूँ कि लेसन प्लान बनता कैसे है। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है मौलिक अधिकार। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले डेट, आपको डेट लिखना है। फिर अवधि, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कितना मिनट तक आपने एक क्लास लिया, उस क्लास के टाइमिंग को लिखना पड़ता है। फिर आप किस क्लास का बना रहे हैं उसको लिखना है। फिर कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान है मेरा, तो मैं सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए नागरिक शास्त्र का बना रही हूँ। दूसरा अध्याय कि कितना चैप्टर है, पहला अध्याय था इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा। और टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। अब इसमें आता है अध्ययन का उद्देश्य। जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य होता है कि आप उसको अच्छे से जागरूक करिएगा, रुचि उत्पन्न कीजिएगा। एक 3 तरह से आपको ध्यान रखना है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तीनों पक्ष का इस्तेमाल होना चाहिए। तो पहले मैंने उद्देश्य लिखा है, विद्यार्थियों को मैं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मतलब विद्यार्थी अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को जब हम पढ़ाएंगे तो क्या कर पाएंगे, उसके प्रति जागरूक हो पाएंगे। दूसरा है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की जानकारी देना। तीसरा है विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार की परिभाषा और महत्व को समझाना। ये तो अधिगम का उद्देश्य हो गया। अब इसी उद्देश्य के आधार पे उसके परिणाम निकलते हैं। अधिगम का परिणाम क्या होता है, तो एक पहला नंबर पे विद्यार्थी मौलिक अधिकार को समझेंगे और उसकी पहचान कर सकेंगे। दूसरा होता है छात्र विभिन्न मौलिक अधिकारों के उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा हो जाता है छात्र अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे। ये तो आपका हो गया अध्ययन का प्रति परिणाम हो गया, या तो इसको अधिगम प्रतिफल भी बोलते हैं, उसको अधिगम उद्देश्य कहा जाता है, इसको अधिगम प्रतिफल भी बोला जाता है। तो दोनों भी आप कह सकते हैं। अब आता है आप कौन कौन से मेथड्स का यूज करके इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शिक्षण विधि में क्या हो जाता है कि पहला तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं यूज करती हूँ व्याख्यान विधि का यूज कर रही हूँ, लेक्चर मेथड का यूज किया। फिर दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा पाठ्य पुस्तक विधि और चौथा कहानी विधि। जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगी तो एक छोटी सी कहानी सुना के स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कहानी विधि का यूज किया है। आप लोग जिस विधि से पढ़ाएंगे जिस टॉपिक को, उसी विधि को आप लोग लिखिएगा। शिक्षण सामग्री, आप क्या क्या आप यूज करेंगे इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उसके बारे में। पहला तो मैंने चार्ट पेपर पर मौलिक अधिकारों की सूची मैं बना के ले गई थी, तो उसको मैं दिखाऊंगी। दूसरा ब्लैक बोर्ड आप लिख सकते हैं। तीसरा चौक और डस्टर, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, शिक्षण की सहायक सामग्री हो जाती है। इसके अलावा भी आप कुछ और बना के ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। फिर है छात्रों का पूर्व ज्ञान। अब छात्र क्या क्या इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। छात्रों को मौलिक अधिकारों की सामान्य जानकारी है, थोड़े बहुत जानते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद का टॉपिक आता है प्रस्तावना। यहाँ से आपको क्वेश्चन निकालना और जाके टॉपिक पे तभी जाके आना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, उसके बाद संभावित उत्तर। तो पहला प्रश्न जब हम लोग करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो बच्चे जवाब देंगे संविधान के निर्माता, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। निर्माता। संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, यहाँ से आपको उसी टॉपिक से प्रश्न को बनाना है। जैसे यहाँ से संविधान आया तो संविधान से ही आपको प्रश्न बनाना होगा। संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बच्चे बताएंगे। फिर आप पूछिएगा कि मौलिक अधिकार के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उद्देश्य कथन। अब बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक आपका डिसाइड हो गया।
बच्चों, आज हम भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या तो अध्ययन करेंगे। यहाँ लिख लीजिए, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। तो ये तो आपका प्रस्तावना का क्वेश्चन निकल गया, उद्देश्य कथन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है आप लोग का टीचिंग पॉइंट्स। क्या आता है? टीचिंग पॉइंट। और इधर आता है छात्र, छात्रा, अध्यापिका, क्रियाशीलता। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे छात्र भी लिख सकते हैं। अगर लड़के बना रहे हैं तो छात्र लिखेंगे, और लड़कियां बना रही है तो छात्रा, अध्यापिका, क्रियाशीलता। टीचिंग पॉइंट पहला नंबर पे मेरा होगा कि मौलिक अधिकार क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो ये हो गया आपका टीचिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आप स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में ये वाला चीज लिखिएगा। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये अधिकार छीन लिया जाए तो व्यक्ति की जिंदगी एकदम नरक बन जाएगी। मौलिक अधिकार को ना तो सरकार छीन सकता है और ना ही अन्य कोई नागरिक। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसको रखा गया और इसे आर्टिकल 12 से 35 के मध्य रखा गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मेरा पहला पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम क्या जानेंगे, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे यहाँ पहला पॉइंट खत्म होगा तो उसके बाद जो आप लोग का क्वेश्चन है, छात्र क्रियाशीलता में मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को आप फिर पूछिएगा। जैसे कि यहाँ पे मौलिक, यहाँ से एक प्रश्न निकल सकता है कि मौलिक अधिकार है क्या। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो ये एक बोधात्मक प्रश्न आप छात्रों से पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जब मूल संविधान लागू किया गया था, तो हम लोग को पता है कि 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जैसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 किया गया, उसके बाद 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे धारा 301 के तहत रखा गया है। तो इस प्रकार ये दूसरा पॉइंट भी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या है। यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे होता है छात्र क्या क्या क्रियाशील है उसके बारे में। छात्र की क्रियाशीलता, छात्र क्रियाशीलता में क्या होगा कि छात्र सुन रहे हैं कि नहीं, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में से उतारेंगे। ये आपका छात्र क्रियाशीलता में आ जाता है कि छात्रगण क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। उसके बाद है श्यामपट्ट का कार्य। तो श्यामपट्ट में मैं क्या करूंगी, मौलिक अधिकार है उसके बारे में दर्शा दूंगी। समानता का अधिकार जिसे आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से 22 तक दिया गया है। फिर तीसरा नंबर पे आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में है। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 में दिया गया है। उसके बाद शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29-30 में दिया गया और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आप लोग ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम के जरिए भी बच्चे को समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अधिगम के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ से आप लिखिएगा। मौलिक अधिकार जैसे कि क्या है। फिर मैंने पूछा दूसरा क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। 2 या 3 आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे मूल्यांकन में हमने क्या क्वेश्चन किया, ये क्लास के दौरान ही कर लिया जाता है। जैसे जैसे आप एक पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ये आपका तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट देखते हैं। फिर हम लोग का आता है मौलिक अधिकार का एक विस्तृत अवलोकन। अब 6 प्रकार के जैसे कि मौलिक अधिकार है तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बच्चों को बताएंगे। तो उसमें सबसे पहला होता है समानता का अधिकार। इसको भी आपको टीचिंग पॉइंट में आपका हो जाता है मौलिक अधिकार का विस्तृत अवलोकन। और दूसरा में आपका छात्राध्यापक क्रियाशीलता में क्या होता है कि समानता का अधिकार आप बता रहे हैं कि यह कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान है, 14 से 18 में रखा गया है। फिर दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत बताया गया सभी व्यक्ति समान है, सभी को स्वतंत्रता की बात की दी गई है, उन्हें बोलने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है।
कि बच्चों के जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन पर रोक लगाया गया है, आर्टिकल 23-24 में बोला गया है। फिर आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत आप अपने धर्म को मानने, पूजा करने, उपासना करने और प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार है। फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये कि आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। यहाँ पे अल्पसंख्यकों को आप अपनी पसंद के संस्थान खोलने एवं उनकी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है और इसके तहत बताया गया है कि अपने अधिकार अगर लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में भी शरण ले सकते हैं और इसके तहत 5 प्रकार के रिट भी जारी करने का अधिकार है। अगर आपके अधिकारों के साथ कोई हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिर से छात्र क्रियाशीलता। क्या आता है? छात्र क्रियाशीलता। तो छात्रगण क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में से लिखेंगे। यही होता है छात्रगण से क्रियाशीलता या छात्र क्रियाशीलता में। उसके बाद आता है श्यामपट का कार्य। श्यामपट में आप मेन टॉप पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। फिर आप आर्टिकल 17 के बारे में बताइएगा तो बोलिए अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया या छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, तो इसको भी आप दर्शा दीजिएगा कि जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 23 में बलात्कार पर रोक लगा दिया गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 पे धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फिर 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है। फिर अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन निकालना होगा। अपेक्षित शिक्षण अधिगम का जो मूल्यांकन है उसका क्वेश्चन आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि समानता का अधिकार क्या है। अभी मैंने बताया था कि समानता का अधिकार क्या है। शिक्षण छात्र अध्यापक का क्रियाशीलता में हम लोग बताएंगे, उसी से क्वेश्चन निकालना था। तो समानता का क्या अधिकार है। उसके बाद जीवन जीने के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये आपका हो जाता है टीचिंग, आपका प्रश्न निकल जाता है मूल्यांकन के लिए जो आप प्रश्न कीजिएगा। उसके बाद आता है आप लोग का पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में फिर से दोहराना पड़ता है, फिर से आप क्वेश्चन के जरिए इसको कीजिएगा हल। कि पहले पूछ लीजिए मौलिक अधिकार क्या है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इस तरह से 2-3 प्रश्न करके आप रिवीजन करवा सकते हैं बच्चों का, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है होमवर्क ग्रीक कार्य। ग्रीक कार्य में क्या होता है? मौलिक अधिकार से संबंधित आप एक चार्ट बना के लाइए, ये वाला एक क्वेश्चन आप दे दीजिए बच्चों को। भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार है उसके बारे में निबंध लिखने के लिए बोल दीजिए, ये दूसरा आपका हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि लेसन प्लान का ये पूरा फॉर्मेट है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं फॉर्मेट को दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये हो गया लेसन प्लान का फॉर्मेट, जैसा कि यहाँ तक मैंने बता दिया है प्रस्तुतिकरण। यहाँ ग्रीक कार्य तक हो चुका था। उसके बाद आता है आपका बनाए गए टीएलएम का 4 फोटो। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जिस विधि से जिस टीएलएम की मदद को लेके पढ़ा रहे हैं उसका 4 फोटो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आप फोटो खींच के भी दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे फोटो साटना होगा 1 2 3 4 करके, तो इसका भी ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरा में आ जाता है जिस टाइम आप क्लास में करवा रहे हैं ये वाला, तो उस क्लास लेते हुए 2 फोटो का आपको चिपकाना है। जो क्लास ले रहे हैं उस टाइम की 2 फोटो आपको लेना है और उसको यहाँ पे साटना होगा, चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट पे आ जाता है आप लोग का कि छात्र छात्राओं का फीडबैक क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले छात्र छात्रा का नाम लिखना है। 5 लड़कियों को या 5 लड़कों में से 3 लड़के को बुला लीजिए, 2 लड़कियों को, या फिर 3 लड़कियों को या 2 लड़कों को बुला के आप पूछ सकते हैं। पहले छात्र छात्रा का नाम यहाँ लिखना है या रोल नंबर लिखना है। फिर आप उससे पूछना है कि जो अभी आप पाठ पढ़ाया गया क्या आपको समझ में आया। अगर वो हाँ में कहते हैं तो हाँ लिखना है, और जो पढ़ाया गया जानकारी आपके लिए नहीं थी तो बोलेंगे नहीं, कुछ हद तक नहीं थी, या फिर हाँ नहीं थी। ये छात्र छात्राएं फीडबैक देंगे, फिर यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करवाना होगा। इसी प्रकार आपको 5 फॉर्मेट को पूरा करना होगा। 5 नंबर तक है, आप वो पूरा कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे आता है आपको छात्र छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना है। यहाँ पे तो मेरा नाम गुलनाज खातून, तो मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे साइन किया है। उसके बाद एक पॉइंट है आपका शिक्षण मूल्यांकन के लिए जो पैमाना रेटिंग स्केल की कितना आपको कौन क्या बोल रहा। दो बच्चे थे उस क्लास में जिसको नहीं समझ में आया,
2 बच्चे बोले कि हाँ समझ में आया थोड़ा बहुत, इन 15 बच्चों ने बोला हाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ, 6 बच्चों ने बोला कि बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, और ऐसे करके 4 बच्चों ने बोला हाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ, उत्कृष्ट हुआ, एक्सलेंट। इस तरह से होगा। फिर टिप्पणी, कमेंट, कमेंट पे किया जाएगा कि क्या जरूरत रह गया है इसमें और क्या कमी रह गया है इस, और इसको लेके क्या करना है, ये आपके कमेंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, जो वहाँ के सुपरवाइजर होंगे उसका साइन होगा यहाँ पे, और सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर है उनका साइन यहाँ लिया जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे प्रधानाचार्य का नाम और हस्ताक्षर। इस प्रकार ये लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। थैंक यू।